एक्टिव पॉलिटिक्स से रिटायर हो जाते हैं और लाला लाजपत राय विदेश चले जाते हैं। लीडर्स की एब्सेंस में मूवमेंट कमजोर पड़ने लगता है और कुछ समय के लिए खत्म सा हो जाता है। 1914 में जब तिलक जेल से बाहर आते हैं, तब एक बार फिर से मूवमेंट की बागडोर अपने हाथ में लेते हैं। इस बीच मॉडरेट्स को खुश करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट 1909 में इंडियन काउंसिल्स एक्ट भी लेकर आती है। इसे मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से जाना जाता है। एक्ट की डिटेल्स को हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ बस इतना समझ लेते हैं कि इस एक्ट के द्वारा मॉडरेट्स और मुस्लिम्स को ब्रिटिश गवर्नमेंट अपनी तरफ करना चाहती थी। दोस्तों, ये तो बात हुई कि ब्रिटिशर्स कैसे अलग अलग स्ट्रैटेजी अपनाते हैं एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट ग्रुप से डील करने के लिए। इसे कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी भी कहा जाता है। 1909 के रिफॉर्म्स मॉडरेट्स के लिए कैरेट का काम करते हैं और रिप्रेसिव लॉज एक्सट्रीमिस्ट्स के लिए स्टिक की तरह थे। दोस्तों, इसके बाद 1914 में जब तिलक जेल से बाहर आ जाते हैं, तब किस तरह से नेशनल मूवमेंट आगे बढ़ता है, आइए जानते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, लखनऊ सेशन एंड होम रूल लीग मूवमेंट। दोस्तों, 1914 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू होती है, तब मॉडरेट लीडर्स तो वॉर में ब्रिटिशर्स का सपोर्ट एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी करते हैं। वहीं तिलक जैसे एक्सट्रीमिस्ट ये सोचकर ब्रिटिशर्स के वॉर एफर्ट्स को सपोर्ट करते हैं कि इस लॉयल्टी के बदले में ब्रिटिशर्स उन्हें सेल्फ गवर्नमेंट का तोहफा दे देंगे। लेकिन इसके साथ ही लीडर्स को इस बात का भी एहसास था कि बिना किसी पॉपुलर प्रेशर के ब्रिटिश गवर्नमेंट कभी भी कंसेशंस देने के लिए तैयार नहीं होगी। इसलिए लीडर्स की तरफ से एक ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट तो जरूरी है। कुछ और भी कारण थे जिसकी वजह से नेशनल मूवमेंट इस दिशा में बढ़ता है, जैसे कि वॉर के दौरान इंडिया में गरीब लोगों की हालत और खराब होना, क्योंकि वॉर के समय हैवी टैक्सेशन इंपोज किया जा रहा था और साथ ही रोजमर्रा की चीजों के दाम आसमान छूने लगे थे। इस वजह से लोग भी प्रोटेस्ट करने के लिए एक अग्रेसिव मूवमेंट के पक्ष में नजर आ रहे थे। अब ये मूवमेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस की लीडरशिप में होना तो मुश्किल लग रहा था, क्योंकि मॉडरेट्स की लीडरशिप में कांग्रेस एक पैसिव और इनर्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनकर रह गई थी। इसलिए कांग्रेस के बाहर से ही मूवमेंट शुरू होता है और ये मूवमेंट था होम रूल लीग मूवमेंट। होम रूल मूवमेंट बेसिकली आयरिश होम रूल लीग्स के एग्जाम्पल को फॉलो करता है। इसकी मेन इंस्पिरेशन भी आयरिश लेडी एनी बेसेंट ही थी। इंडिया में 2 होम रूल लीग्स एस्टैब्लिश की जाती हैं, एक एनी बेसेंट की लीडरशिप में और दूसरी तिलक की लीडरशिप में। तिलक अपनी इंडियन होम रूल लीग अप्रैल 1916 में सेटअप करते हैं। इसकी पहली मीटिंग बेलगांव में होती है और इसका हेडक्वार्टर्स पूना में बनाया जाता है। इनकी लीग बॉम्बे सिटी को छोड़कर महाराष्ट्र, कर्नाटका, सेंट्रल प्रोविंसेस और बेरार को कवर करती है। लीग की मेजर डिमांड्स में स्वराज्य, लिंग्विस्टिक स्टेट्स का फॉर्मेशन और वर्नाक्युलर में एजुकेशन देना शामिल था। एनी बेसेंट अपनी ऑल इंडिया होम रूल लीग को सितंबर 1916 में मद्रास से शुरू करती है। तिलक के एरियाज को छोड़कर पूरे इंडिया को इनकी लीग कवर करती है। जॉर्ज अरुंडेल इसके ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी बनाए जाते हैं और इनके अलावा इसमें BW वाडिया और CP रामास्वामी अय्यर का भी इंपॉर्टेंट योगदान था। इसी बीच 1916 में कांग्रेस का लखनऊ सेशन भी होता है। इसमें एक्सट्रीमिस्ट्स को वापस कांग्रेस में शामिल कर लिया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स दोनों को ही ये रियलाइज होता है कि उनके बीच स्प्लिट ने पॉलिटिकल इनएक्टिविटी को जन्म दे दिया है। साथ ही एनी बेसेंट और तिलक पिछले कुछ सालों से रीयूनियन के लिए एफर्ट कर ही रहे थे। इस बीच गोखले और फिरोज शाह मेहता जैसे मॉडरेट लीडर्स की मृत्यु भी रीयूनियन के लिए रास्ता बनाने का काम करती है। तो इस तरह मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स फिर से एक साथ काम कर